नमस्कार दोस्तों। झारखंड में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको तय करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव को नियुक्त कर दिया। अब वो आएंगे और तय करेंगे कि भाजपा का अगला झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा। फिलहाल बाबूलाल मरांडी ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और कुछ महीने पहले आदित्य साहू, जो झारखंड भाजपा के महामंत्री थे, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी ने जिलों में संगठन के चुनाव करा दिए हैं, जिलाध्यक्षों का जो है वो घोषणा उसकी हो गई है। तो अब प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। कौन होगा, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। रघुवर दास का नाम बार बार आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के लिए। अर्जुन मुंडा इन दिनों काफी एक्टिव हो गए हैं। चंपई सोरेन तो लगातार हमलावर हैं। भाजपा का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा फिलहाल चंपई सोरेन बने हुए हैं। तो इनमें से कोई होगा या फिर आदित्य साहू को ही प्रमोट करके फुल टाइम अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर कोई तीसरा चौथा पांचवा नाम होगा। ढुल्लू महतो की भी चर्चा होती है। अभी जयराम महतो के साथ बहुत उलझे हुए हैं ढुल्लू महतो। जयराम महतो और उनके बीच वाक युद्ध चल रहा है। तो ये सब चल रहा है, लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा और उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आने वाले समय में सत्तारूढ़ दलों के साथ कैसा बीजेपी का व्यवहार रहने वाला है। क्या जो चर्चाएं चल रही हैं कि मकर संक्रांति के बाद सियासी समीकरण बदल सकता है, तो बीजेपी और जेएमएम नजदीक आ सकते हैं। तो क्या ये होगा, ये भी अध्यक्ष के जो नियुक्ति होगी उससे साफ हो जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर पेशा को लेकर जो दो धाराएं चल रही हैं, एक जो प्रो मिशनरी है और एक जो सरना आदिवासियों का समर्थक वर्ग है, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्या आने वाले समय में हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी, कुछ नए मंत्री आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं झारखंड के सीनियर जर्नलिस्ट पंकज प्रसून। तो आइए पंकज प्रसून से जुड़ते हैं और एक एक करके उनसे बात करते हैं भाजपा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, पेशा कानून को लेकर, झारखंड में कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर, और बाकी चीजों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं पंकज प्रसून की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश का संगठनात्मक चुनाव जिलों में हो गए, जिलाध्यक्ष बन गए और अब जुएल ओरांव को बना दिया गया है प्रदेश चुनाव के लिए प्रभारी। अब वो तय करेंगे कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। बाबूलाल मरांडी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष हैं और कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को बनाया गया था। मोटा मोटी देखें तो अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर उन्हीं लोगों का आधिपत्य है, एकाधिकार है, जो कहीं न कहीं कभी न कभी बाबूलाल मरांडी से जुड़े रहे हैं, उनके साथ जेवीएम में रहे, तो ज्यादातर वही लोग हैं। और जो कुछ लोग भाजपा के पुराने लोग हैं, वो वैसे लोग हैं जिनके पास न दांत है न नाखून है, यानी उनके पास कोई ताकत नहीं है। क्या लगता है आप, हाल के दिनों में चंपई सोरेन बहुत एक्टिव हैं और वो प्रदेश कार्यालय में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते शायद ही दिखे हों, एक आध बार दिखे हों तो दिखे हों, अपने घर से ही करते हैं। अर्जुन मुंडा अभी इस जनवरी के महीने में नए साल में 3 उन्होंने अलग-अलग मुद्दों को लेकर बयान दिया। बीजेपी का के प्रदेश कार्यालय में भी पेशा को लेकर बोले, उसके बाद जमशेदपुर में पुलिस कस्टडी में कथित रूप से मौत हुई उसको लेकर बोले, और अब मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। खुद भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, विदेश दौरे उन्होंने भी किए हैं, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं कि हेमंत सोरेन को बताना चाहिए कि इन दौरों का औचित्य क्या है और उससे झारखंड को क्या मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री के रहते अर्जुन मुंडा ने भी दौरे किए थे, तो उनको पहले यह बताना चाहिए था कि उन्होंने जो दौरे किए थे उससे झारखंड को कितना लाभ मिलता, तो हम लोग तुलना कर पाते। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, बीजेपी का जो अभी नेतृत्व है उसमें क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और मधु कोड़ा, इनके अलावा भी कोई नया चेहरा देख रहे हैं या फिर घूम फिर के इन्हीं में से किसी को कमान मिलती आपको दिखाई दे रही? आनंद जी, इससे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड प्रदेश है उसके बारे में क्या चर्चा किया था कि शायद ये हो सकता है कि हेमंत इधर आए, या वो सब उस तरह की चर्चा थी। तो जी। संगठनात्मक चुनाव हुए।
जो मेरी रीडिंग है और जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बनेगा जिससे हेमंत सोरेन को बहुत ज्यादा खतरा न हो। अच्छा, जहां तक मेरी रीडिंग है, एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा जिससे हेमंत सोरेन कंफर्टेबल हो या कम से कम बहुत ज्यादा खतरा ना हो। तो इस लिहाज से जिन बड़े नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, जैसे रघुवर दास हो गए या चंपई सोरेन हो गए या अर्जुन मुंडा हो गए, अर्जुन जी। मुंडा उतना नहीं लेकिन मधु कोड़ा हो गए, इनमें से कोई नहीं बने। जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार एक ऐसा बनेगा दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल, जिससे बहुत ज्यादा ये नहीं हो। और आप देखिएगा, दूसरी बात कि ये आके फैसला और वो चुनाव ये सब नहीं, सब तय हो गया है। आके सिर्फ आधिकारिक घोषणा होनी है। जिनको बनना है उन्हें भी बता दिया गया है, उनको जानकारी है इस बात की। लेकिन साथ आपको में ये भी जानकारी कहा गया है? है कि अब छोड़िए, ये सब बात नहीं, पता है नहीं, इसलिए तो मेरे से नाराज रहते हैं। नहीं, नहीं, वैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी मास्टर को, किसी टीचर को अपने फेवरेट छात्र को मदद करनी होती है, तो वो 2-3 सवाल वो बता देता है जो परीक्षा में आने वाले होते हैं और 2-3 ऐसे बता देता है कि ये 5 क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें से 2-3 तो आ जाएगा। आप भी हम लोगों को 2-3 नाम बता दीजिए, हम लोग गेस करते रहेंगे बैठ के कि उसमें कौन-सा हो सकता है। देखिए, मैं नाम नहीं, मैं कहानी बताता हूं क्या चला पीछे। जब आदित्य साहू जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो बहुत सारे जी। लोग ये मान के चल रहे थे कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह नितिन नवीन को कार्यकारी बनाया गया उसी तरह यहाँ आदित्य साहू को बनाया गया। नहीं तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि बीच में रविंद्र राय को हटा के फिर इनको कार्यकारी बनाया जाता, इसका कोई मतलब था नहीं। जी। तो जाहिर तौर पे लोगों का सोचना सही था। फिर कुछ लोग एक्टिव हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सही में बना दिया जाए। तो दिल्ली से लेकर और बहुत जगह पे लॉबिंग हुई, बैठकें हुई और अपने अपने लोगों को भिड़ाया गया। एक नेता है पटना गए, जाति का हवाला देके नितिन नवीन वगैरह सबसे मुलाकात वगैरह वो सब चली जी। कि भाई ये हुआ। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार की योजना बड़ी है और वो ऐसे जो लोकल स्तर के नेताओं के ईगो को पैम्पर करने के कंडीशन में अभी नहीं, और उसे पता है कि हमें कहां जाना है, कहां पहुंचना है। दिक्कत यह है कि यहां के लोगों को सिर्फ अपना दिखता है कि हमें क्या या हमारे आसपास के लोगों को क्या, लेकिन उनको चलानी है पार्टी और उनको पार्टी चलानी है, इसलिए वो मैच नहीं हुआ। मेरे हिसाब से जो बन रहे हैं वो मतलब कि अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन ठीक है, अच्छे आदमी हैं। लगातार अब किधर से है अब छोड़िए, इलाका बता संथाल से दीजिए। नहीं है, संथाल से नहीं है, कोल्हान से नहीं है। अब छोड़, अब इसलिए कह रहे फिर ऐसे करते रहेंगे तब तो फिर पता चल ही जाएगा। फिर खैर चलिए, वो हो गया, जो आएगा बहुत जल्दी हो जाएगा, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, वो फैसला हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चलिए प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, इससे आम जनता को तो कोई मतलब है नहीं कि एबीसी कोई बन जाए, लोगों को क्या मिलेगा। और जाहिर तौर पे लोगों को इसी में इंटरेस्ट है कि कौन बनेगा, धोती वाला बनेगा, पैंट वाला बनेगा, कौन वाला बनेगा, आदिवासी बनेगा, ओबीसी बनेगा, जनरल बनेगा, कौन बनेगा, ये उचित भी नहीं है बताना। नहीं, तो आप ओबीसी बता दीजिए। ओबीसी बता सकते हैं, लोग गेस करते रहेंगे, या ट्राइबल बता सकते हैं तो लोग गेस करते रहेंगे। कोई एक सर्वमान्य नेता तो झारखंड में है नहीं। चलिए एक चीज और बता देते हैं सिर्फ कि ट्राइबल नहीं है वो, क्योंकि ट्राइबल होता तो हाँ, जुएल उरांव को नहीं प्रभारी बनाया जाता। जुएल उरांव को भेजा इसलिए गया है ताकि उस चीज को भाई एक आदिवासी के चेहरे से इस चीज की घोषणा करवाई जा सके। तो जनरल बनना नहीं है, फिर ओबीसी बनेगा। अब छोड़िए सब, फिर आप घुमा फिरा के उगलवा ही लेंगे जो चलिए खैर ये तो इतना तो संकेत मिल गया कि ओबीसी बनेगा। रघुवर दास बनेंगे कि नहीं बनेंगे बता दीजिए। बहुत लोगों को चर्चा है, उन्हें उम्मीद रहती है कि रघुवर दास बनेंगे, रघुवर दास बनेंगे। क्या लग रहा है, रघुवर दास बनेंगे? मतलब हम कौन बनेगा ये नहीं पूछते, कौन नहीं बनेगा अब इस पर चर्चा के लिए। तो रघुवर दास बनेंगे, बन सकते हैं, क्या उम्मीद है? नहीं, एक लाइन में नो। एक तो जमशेदपुर में जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष में उनके लोगों की नहीं चली। अब देखिए, नहीं जो भी बनेगा, देखिए जो भी बनेगा, मैं व्यक्तिगत किसी के रूप में मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना तो तय है कि वो पार्टी का ही है और डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, डेडिकेटेड कार्यकर्ता है।
हाँ, एक चीज और है कि वो पार्टी के अलग अलग गुटों, जैसे रघुवर गुट, ये अर्जुन मुंडा गुट, तो फलाना गुट, ढेमका गुट, ये सब गुट का नहीं है। तो इसलिए से वो अच्छा, ऐसा टमाटर है कि सारी सब्जियों में फिट हो रहा है, इसलिए उसे बनाया गुट निरपेक्ष तो आंदोलन की उपज है लगता है। हाँ, तो ये चलिए सही है, ये तय है। अब इससे ज्यादा लोग गेस कर मतलब लिए होंगे, मतलब अंदाजा अपना लगा लिए होंगे। खैर, मतलब वो हो गया। मतलब हम लोग थंबनेल में अगर लगाए तो क्या लगाए, आलू टमाटर टाइप का अध्यक्ष होगा बीजेपी का? टमाटर टाइप अध्यक्ष बोल सकते हैं, सबके साथ एडजस्ट करने वाला, अच्छे से। टमाटर थोड़ा सा निगेटिव टर्म में आ गया, आलू बोल लेकिन सकते ये हैं, गुण है आजकल की आलू बोल राजनीति सकते में। ये गुण है कि देखिए, हेमंत सोरेन उनके साथ सहज रहेंगे कि उनको किस तरह का खतरा नहीं होगा, तो इस वजह से भी खुश। और हैं। बीजेपी में किसी गुट से नहीं होगा तो बीजेपी खुश, क्योंकि उनका अपना आदिवासी कोई बन गुट है गए कि हैं। नहीं? अच्छा अच्छा, ये बता नहीं, दीजिए, उनका अपना कोई गुट है कि नहीं? देखिए सर, अपना अगर गुट होता तो वो बनते ही नहीं। अच्छा, गुट होता तो नहीं बनते, तो इसलिए नहीं कोई गुट है, इसलिए बने हैं। तो खैर छोड़िए ये दिनेशानंद सब, अब मुझे गोस्वामी नहीं ना लगता है है? अब कहे ना कि अब छोड़िए, अब किसी गोस्वामी के जी बारे तो, में नहीं। गोस्वामी जी एक बार अब रह अगला, चुके हैं, और वो सीधे हाँ सीधे तो वो सीधे अपने आप को केंद्र के नेताओं से जोड़ते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स से तो खैर वो अपने आप को ऊपर मानते हैं वो तो। नहीं, ठीक है ओबीसी, अपना। हालांकि ओबीसी नहीं वो है। हर किसी की अपनी तरह की राजनीति है, वो अपने हिसाब से करता है। वो अच्छा हाँ, बुरा जब सफल हो गया तो वाह वाह, और अगर नहीं नहीं, बड़े आज अगर दिन अच्छा नहीं है तो। गोस्वामी जी बड़े नेता हैं, और उनका कोई गुट भी नहीं है, तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कि गोस्वामी जी भी हों। तो एक चीज लेकिन और आप है कि बताएंगे नहीं, लेकिन आप खोज, इस बनने के बीवी बाद को के आगे खोजेंगे। क्या होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। आगे ये होगा कि आज भी मैं अपने उस बात पे कायम हूं कि समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। आप देख रहे होंगे कि चाहे वो पेशा वाला कानून को लेके, इसे लेकर भी बीजेपी तो ठीक है, विपक्ष में है, मुखर है, लेकिन धारी दल में भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ आप बिल्कुल। देख रहे होंगे कि हाँ, वो निशा उरांव, और एक तरफ मैं निशा उरांव को सरना आदिवासी की तरफ ले लेता हूं, और फिर न, उन पे निशा, आक्रमण करने वाले हाँ, निशा ग्लेनसन उरांव के डुंगडुंग। पिता, निशा उरांव के पिताजी भी, वो भी तो उनके बिल्कुल, पक्ष में कमोबेश बोल ही रहे हैं अपनी, मतलब बिल्कुल। वो भी सरना वाला लाइन ही पकड़े हुए हैं। और वो लाइन भी हेमंत सोरेन की लाइन है, क्योंकि सरकार लेके आई है ना वो पेशा कानून। तो जी। जब निशा उरांव उसका समर्थन कर रही है, रामेश्वर उरांव उसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सरकार की लाइन है, हेमंत सोरेन की लाइन है। विरोध कौन कर रहा है? विरोध कर रहा है ग्लेनसन डुंगडुंग टाइप के लोग, विरोध कर रहे हैं मिशनरीज। आप देखिए, वो चीज स्टडी करने लायक है झारखंड में कि वो क्यों हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बातचीत चल रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई, जो आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा को मानता है, पेशा से उसी को फायदा होगा। जिसने उस प्रथा को छोड़ दिया है, जो मानता ही नहीं है आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा को, उसने किसी और प्रथा को अपना लिया है, क्या पेशा का फायदा उसे भी होगा? यह बहस चल रही है आदिवासी समाज में। और ये बड़े पॉलिटिकल, ब्रॉड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बात करूं तो आज हेमंत सोरेन की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सरना आदिवासियों के हित में है। और इससे जो धर्म परिवर्तन जिन्होंने कर लिया है वो अनकंफर्टेबल है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल जरूर है। यहीं हाँ, से वो लाइन ड्रॉ होता है आगे की। तो इसका कारण ये भी है कि एक तो कन्वर्जन वाले जो हैं, जो ईसाई बन चुके आदिवासी, उनकी संख्या अभी भी कम है, हालांकि वो वोकल है, डोमिनेंट है, क्योंकि वो उनके पास वो क्षमता है, चर्च का बैकग्राउंड है, चर्च का बैकअप है, तो उनके पास साधन संसाधन है, वो अपनी बातें ज्यादा मुखरता से रख पाते हैं। जो जो और सरना ईसाई है, जो आदिवासी परंपरा। राजनीति को वही चला रहे थे। जी इस जी। झारखंड में आदिवासी राजनीति को वही चला रहे थे, जिधर वो चाह रहे थे उधर मोड़ दे रहे थे आदिवासी राजनीति को। तो मेरा ये सवाल है कि देखिए, जेएमएम के अंदर से पेशा को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, न कोई विरोध है, न कोई बिल्कुल। समर्थन है। सरकार ने उसको लागू कर दिया, खत्म कहानी। लेकिन कांग्रेस हम्म, में ये दोनों जो धाराएं चल रही हैं, ये कांग्रेस के भीतर भी चल रही हैं। बंधु तिर्की का जो बिल्कुल। है हिसाब किताब अलग है, रामेश्वर उरांव और उनकी बेटी का हिसाब किताब अलग है। तो ये क्या जानबूझकर किया जा रहा है कि दोनों हमारे साथ रहें, या फिर ये कोई अंतर्द्वंद है जो दिखाई दे रहा है सतह के ऊपर? अब आपके मूल सवाल पे आ जाते हैं।
जो शुरू हमने किया जिस टॉपिक से, सरना एक तरफ, क्रिश्चियन एक तरफ, हेमंत सोरेन की धारा, सरना आदिवासी धारा। अब और भी होगा, जानबूझ के इस बार नगर निगम का चुनाव पार्टी लाइन पे नहीं कराया गया, क्योंकि पार्टी लाइन होगी तो सत्ता पक्ष विपक्ष होगा, तो उससे बीजेपी जेएमएम में फालतू की कड़वाहट होगी, तो बिल्कुल। इस लाइन पे आते ही नहीं है। इंडिपेंडेंट लड़ने दो, जिसका जितना जनाधार है, उसमें कम से कम पार्टियों के बीच तो कड़वाहट नहीं होगी। हो सकता है जेएमएम का 4 आदमी एक जगह खड़ा हो जाए, हो सकता है बीजेपी का कोई आदमी खड़ा हो जाए, वो भी नहीं खड़ा होगा। देखिए, आपने जो पहली बात जो कही वो तो सही है कि पार्टी लाइन पर कड़वाहट नहीं होगी तो वोट का विभाजन जो है वो पार्टी लाइन पर नहीं होगा, लेकिन नहीं कैंडिडेट तो पार्टियां ही तय करेंगी, भले सिंबल नहीं दे पाएंगी। तो ये तो है मामला। सिंबल नहीं देगा तो कम से कम खुल के जो कहते हैं ना कि देखार जो है, हाँ, झंडा लेके नहीं वो नहीं होगा। हाँ, और आपको एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ राज्य स्तर के बीजेपी नेता वगैरह प्रोटेस्ट भले कर रहे थे पार्टी लाइन को पे चुनाव हो इस बात को लेके, लेकिन जरा पता कीजिएगा कि केंद्र की सहमति थी या नहीं थी। इन्होंने किससे पूछा, किससे पूछ के यह आंदोलन शुरू किया। तो ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपका थोड़ा बहुत चलता है कि थोड़ा 4 दिन बैठ गए किसी टेंट में तो लगे कि हाँ भाई आप जिंदा हैं। कभी पैसा वैसा को लेके एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर दे पक्ष विपक्ष में तो वो लगना चाहिए, लेकिन सिर्फ लगना ही चाहिए, इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है कि बाद में मामला बिगड़े। तो सारी चीजें एक लाइन की तरफ जा रही हैं। आप झारखंड में आप देखिएगा, अभी पिछले 1-1.5 महीने से कभी देखा है कि जेएमएम वाला बहुत बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा कुछ आक्रामक वगैरह इस तरह का दिख रहा है? कभी देखा है कि कभी उस तरह घोटाले भ्रष्टाचार वगैरह की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, जो कि हेमंत सरकार में पहले वाले में थे, जो 2019 वगैरह में देख रहे थे? अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग किस्म का एक आरोप देख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी आरोप डेली लगाते हैं, रोज आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्होंने सरकार पर कभी आरोप सीधा सीधा नहीं लगाया। वो अधिकारियों के बहाने सरकार पर लगा रहे हैं, लगाते हैं और सरकार को छुआ देते हैं थोड़ा सा कि हेमंत सरकार, सोरेन जी कार्रवाई करें या मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करें। तो ये मतलब ये है कि हम दिखते तो विपक्ष में है लेकिन हम डायरेक्ट सरकार पर हमला नहीं करेंगे। तो ये तो कैसा विपक्ष पता नहीं। विपक्ष अगर सरकार पर हमला नहीं करके अधिकारियों पर हमला कर रहा है तो ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है, क्योंकि अधिकारी तो उसी सिस्टम का हिस्सा है। तो ये आपकी बात सही है, लेकिन जेएमएम भी एक तरफ कह रहा था कि हम पार्टी लाइन पर चुनाव करने के पक्षधर हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट समझ में नहीं आया कि सुप्रियो भट्टाचार्य का इंटरव्यू देख रहे थे हम, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, हमने सरकार को लिख कर दिया है। तो भाई ऐसा क्यों चाहते हैं? सरकार तो आप ही की है, तो आप क्यों लिख के दे रहे हैं? नहीं, ये ठीक है, दोनों तरफ के कुछ नेता चाहते हैं, पर पार्टी नहीं चाहती दोनों तरफ की। ये इंटरेस्टिंग है। तो मैं जो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सारा जो माहौल है वो एक तरफ जा रहा है। मूल कोशिश यही है कि ये जो बीजेपी और जेएमएम के कैडरों के बीच जो राजनीतिक कड़वाहट है वो किसी तरह कम हो, और जो कांग्रेस के बीच ये जो फ्रैक्शन है, जो फॉल्ट लाइन बोलते हैं, उसको उभारा, मतलब सार्वजनिक हो सके। आप देखिएगा कि ये प्रदीप यादव को लेके एक जो आया था वो, या इरफान अंसारी को लेकर ये पूरा विवाद है वो, ये रामेश्वर उरांव बंधु तिर्की वाला ये है, ये सब चीजें मीडिया में ज्यादा दिखेंगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट थोड़ा कम दिखेगा। और इसी में जो डोसाइल जो बोलते हैं ना, मैंने कहा ना, विषहीन, दंतहीन, विनीत, सरल, इस तरह का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इसी के लिए बनाया जा रहा है कि कल को जाके बिल्कुल पार्टी लाइन टो करके वो काम करे और अपना बुद्धि ज्यादा नहीं लगाना है वहां पे। तो ये माहौल बन रहा है। हाँ, ये, और देखिएगा, आज हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, लेकिन होना है। अभी तो क्या हो गया, मीडिया में लीक हो गया है, बहुत ज्यादा डिस्कशन वगैरह हो गया है, तो अभी थोड़ा सा प्रोजेक्ट ठीक है, ऑन होल्ड। तो क्या बंगाल के चुनाव के पहले हो जाएगा कि बंगाल चुनाव के बाद होगा? देखिए, कोशिश तो थी कि बंगाल के पहले हो जाए, इस चलते कि बीजेपी को बंगाल में इसका फायदा मिलता, खास करके जंगल महल वाला इलाका जो 18 विधानसभा क्षेत्र है वहां फायदा मिलता। कोशिश ये भी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर इच्छा हो उसकी तो बंगाल के कुछ आदिवासी सीटों पर ये लड़े, क्योंकि इसके भी एक्सपेंशन की योजना है। बड़े दिनों से बड़ी पुरानी इनकी कसक है कि हम थोड़ा सा उड़ीसा में होते, थोड़ा सा बिहार में रहते, थोड़ा सा बंगाल में रहते तो हमें भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता, और राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का अपने जो फायदे हैं वो है। तो ये कोशिश थी, लेकिन देखिए ये हो पाता है कि नहीं, इसका
क्योंकि अब मैं डेडलाइन देने की स्थिति में नहीं हूं कि वो पहले होगा या बाद में होगा। हाँ, एक डेडलाइन मैं जरूर आपको दे रहा हूं कि 22 जनवरी को एनसीपी जो महाराष्ट्र वाली है, दोनों फैक्शन का मर्जर हो रहा है और शरद पवार ने इसकी अनुमति दे दी है और सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेगी और अजीत पवार वो पार्टी संभालेंगे। तो एक तो उधर का तो हो गया, यहां वाला थोड़ा सा टला है। अब क्या है देखिए, कब तक होता है ये मुझे जानकारी नहीं है, जो कि अब डेडलाइन कोई नहीं दे रहा है। पहले बताया जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद सब कुछ थोड़ा सा स्पीड अप पकड़ेगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ठंड के साथ साथ ये मुद्दा भी थोड़ा सा ठंडा कर दिया गया है कि थोड़ा बाद में इसको अब देखते हैं। हाँ, और ये देखा जा रहा है कांग्रेस का रुख क्या रहेगा। जैसे कांग्रेस यहाँ ज्यादा किंतु परंतु पेशा भूसा किसा ये सब करेगी, तो एक कारण ये भी तो होगा ना कि भाई आप लोग आपस में ही बहुत किचिर किचिर करते रहते हैं, हमको ठीक नहीं लगता। आरजेडी को भी ढो ही रहे हैं, उतना हल्ला हुआ कि आरजेडी को हटा देंगे, बहुत अपमान हो गया, तो लेकिन ये होगा तो सब एक साथ होगा, मतलब ऐसा थोड़ी है, इंस्टॉलमेंट में नहीं ना होता है वो तो अचानक होता है सब कुछ। अच्छा, कहीं कहीं ये चर्चा चल रही है, हालांकि इसमें मैंने भी पता किया कुछ ज्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा है कि कांग्रेस के कोटे के 2 मंत्री हटाए जा सकते हैं। एक तो हमारे वो जो लगातार जो रील वील बयानबाजी के चक्कर में रहते हैं, हनुमान जी। जी, और मतलब इतना इनसिक्योर आदमी कि डेली एक मुख्यमंत्री के साथ चिपक के फोटो खिंचवाने के चक्कर में रहता है और डेली उसको डाल देता है ताकि लोगों को लगे कि नहीं, मुख्यमंत्री का बड़ा करीबी आदमी है। तो एक तो उनका नाम है, दूसरा उन्हीं का नाम है जिनके पिताजी का नाम हम लोग ले रहे थे, जो पैसा वैसा को लेकर थोड़ा चल रहा है मामला। सच्चाई इसमें क्या है? क्योंकि मैंने पता किया वैसा तो नहीं है, हालांकि इरफान अंसारी को लेकर बातें होती रहती हैं। तो क्या इसमें आपको लग रहा है, कुछ सूचना है आपके पास कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? नहीं हुआ क्या आलमगीर था कि आलम की जब पत्नी का नाम चल रहा था कि आलमगीर आलम की पत्नी को बनाया जा सकता है। जी, हुआ ये था कि जब प्रदीप यादव और इरफान के बीच वो झगड़ा हुआ था ना खुलेआम, देखिए एक बात तय है कि इरफान अंसारी या उनके लोगों ने ही वो सारा वो फुटेज लीक किया था विधानसभा वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हाँ बोले ना बोले उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लोग जानते हैं। अब इस बात को लेकर गए थे दिल्ली प्रदीप यादव, और प्रदीप यादव के साथ झारखंड कांग्रेस की एक लॉबी भी गई थी और पूरी इरफान अंसारी की वगैरह फाइल वगैरह सब लेके कि इन्होंने क्या क्या किया, इनके बयान, इनका पेपर कटिंग, सब कुछ ये करके, और इन्होंने जो भी कभी डॉक्टर बन जाते थे खुद से रेंज, तो कभी ये सारा कुछ बताया गया। अब दिक्कत यह है कि अल्पसंख्यक कोटे से बनाना था कांग्रेस को, तो उस वजह से इरफान अंसारी को बनाया गया था। फिर हुआ ये, जब मामला पूरा चल रहा था तो फुरकान अंसारी ने अपने भी घोड़े दौड़ाए, वाया बिहार और उनका जो अपना नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया। पहले कांग्रेस में थे, जेएमएम से में आए हैं एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, इसके बीच पुल का काम किए, सेतु का जो काम। राज्यसभा की तरफ चले गए क्या? हाँ वही। तो ये सब करके कि भाई जो बोलते हैं ना मेंडिंग द ब्रिजेस, क्योंकि फुरकान अंसारी की उनसे भी नहीं पड़ती थी, तो वो बैकअप दे रहे थे उधर। तो ये सब करके फिर दोनों को बुलाया भी गया। फिर एक तस्वीर आती है केसी वेणुगोपाल के साथ, ये दोनों आजू बाजू खड़े होकर दोनों बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है कि झारखंड कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की गई थी, बाकी कोई दूसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, और कांग्रेस के अंदर की ही पॉलिटिक्स है। आज भी जो चल रहा है, जो रामेश्वर उरांव उनके परिवार, बंधु तिर्की उनके परिवार के बीच चल रहा है, वो कांग्रेस के अंदर की पॉलिटिक्स है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का भी एक धड़ा इसमें अभी रामेश्वर उरांव के साथ है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, वहां 3 धड़े हैं। एक जनरल कांग्रेसी जो हैं, जो धनबाद वगैरह साइड वो सब आते हैं। एक है वो जो ईसाई वाले, उनकी लॉबी अलग चलती है, और एक मुसलमान लॉबी अलग चल रही है। और ये शाह और मात का खेल है। एक कांग्रेसी ने मुझे ये बताया कि जो वर्ग पारंपरिक रूप से बीजेपी का वोटर है, वो भी, उस जाति के नेता भी कांग्रेस में हावी है। मैंने कहा कि क्या भाई? तो उन्होंने बन्ना गुप्ता का भी नाम लिया था। मैं वो नाम इसलिए ले रहा हूं कि भाई अब वो हारे हुए हैं तो नहीं, लेकिन पसंद नहीं करता। हमने धीरज साहू का तो मजबूत गुट है ही वहां पे। हाँ वही। तो एक तो क्रिश्चियन गुट जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड वाया वो चर्च वगैरह का। एक गुट ये अल्पसंख्यक गुट की इनका कहना है कि हम पारंपरिक रूप से भाई कांग्रेस के वोटर हैं, हमारा से मिलना चाहिए। और तीसरा गुट वो जनरल वाला गुट। हाँ, उन्हें ऐसा तो बहुत गुट है। राजेश ठाकुर जी का अलग नेताओं का गुट अलग है।
हाँ ये सामाजिक समीकरण वाला गुट अलग है। और प्रदीप यादव को इरफान अंसारी वगैरह सब यही सब देख रहे थे। प्रदीप यादव के पे लेवल लगाने की कोशिश की गई कि वो तो बाहर ही हैं, हम हाँ। तो मूल हैं। तो इस तरह का लेवल लगाने की कोशिश की गई थी ना, तो ये एक राजनीति वहां पे चले। इसी राजनीति का था कि बदला जाए कि नहीं बाहरी बदला की जाए। जहां तक बात है, आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय फुरकान अंसारी ने तो बड़े गर्व से कहा था कि हमारे पूर्वज भी यादव हुआ करते थे। तो फिर प्रदीप यादव बाहरी कैसे हो गए और इरफान अंसारी भीतरी कैसे हो गए? यादव तो दोनों थे, उनके पूर्वज यादव थे, अभी भी यादव। अरे यहाँ तो ये ऐसा हो जाता है कि यहाँ मुस्लिम और चाहे वो कहीं का रहे, वो झारखंडी हो जाता है। और जिसके हाँ। 4 पीढ़ी भी यहाँ से रह रहे हैं, खाली सरनेम थोड़ा सा अलग रहना चाहिए तो वो बाहरी हो और जाता है। चेहरा का हाँ, स्किन चेहरा का में कलर थोड़ा, हाँ, थोड़ा तो वो चमकदार अपने अपने रहेगा। सुविधा अनुसार बाहरी भीतरी का भी है गोरा कि कौन नारा बाहरी आदमी होगा। को चाहे चाहे वो पलामू लामू कोडरमा साइड का, गिरिडीह साइड का थोड़ा अच्छा दिखता हो तो भले मूलवासी हो, लोग कह देता है कि दिक्कू है, बाहरी है, कहीं से आया हुआ है। बाहरी है, जी। हाँ। और यहाँ अर्जुन मुंडा भी बाहरी हो जाते हैं, बाबू लाल मरांडी भी बाहरी हो जाते हैं। और वक्त आने पे पता चला कि वो प्रदीप यादव और अनूप सिंह या दीपिका पांडेय सब भीतरी हो जाते हैं। तो ये हाँ, अपनी राजनीति है वहां पे। बागुल सुमरई तो मैंने सार्वजनिक रूप से कहते थे अर्जुन मुंडा को कि बाहरी है, कमड़िया मुंडा है, लोग हाँ आदिवासी हाँ नहीं। तो यहाँ तो जी। अपने हिसाब से चलता रहता है। चर्च तो चर्च आजकल कह रहा है कि उरांव बाहरी है, हाँ, उरांव जनजाति बाहरी है। ये मतलब ये देखिए बुद्धि की बलिहारी है कि जब जब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सब एक हुआ करता था, उसके बाद आप किसको बाहरी भीतरी कह रहे हैं? जब खैर, जब इनकी अपनी राजनीति है, हाँ, इनका जब वोट बैंक है सर, और मिलता भी है वोट उससे, इसमें भी कोई दो तो राय नहीं है। राज्य तो 2000 में बना ना, तो उसके बाद बाहरी भीतरी की बात कहाँ से आ गई? ये तो सवाल है। और ये कहा जाता है कि झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम का जो इलाका है वो सबसे पहले धरती से बाहर आया था, जब धरती बन रही थी तो सबसे पहले तो लोग नहीं, यहीं पर आए। मैं पहले पता है, जब मैं झारखंड में था तो मुझे लगता था बुरा, अब नहीं लगता, क्योंकि मैं हर राज्य में जाता हूं ना, तो वहां कुछ ना कुछ इसी तरह का इशू है। तो हाँ, मैं समझ गया कि वो एक पार्टी हर राज्य में ऐसा होती है कि जो इस तरह का राजनीति करती है, और कुछ नहीं लोग हर स्टेट में ऐसे थे। नहीं, मैं पार्टियों तो का तो एक आपको, ठीक है, जी जी, पार्टियों का ठीक है, लेकिन अब क्या है ना कि अब जिसको कुछ नहीं आता है, किसी को विरोध करने का कोई तरीका नहीं है और गाली आप नहीं दे सकते हैं, तो बाहरी बोल दिया जाता है, बिहारी चलो है, ठीक है। बाहरी है। तो ये एक गाली देने का एक नया तरीका है। और वो जरूरी नहीं कि बाहरी को ही दे रहे हो, अपने लोगों को भी यही बोल देते हैं वो लोग। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। परसों की बात है, गोड्डा में रहने वाले एक खास पार्टी के नेता हैं, उसका मैं नहीं करूंगा, वो उनका पूरा स्टैंड ही है, वो उतने बड़े नेता है, प्रदीप यादव वगैरह मत समझिएगा। वो नेता जिंदगी भर अडानी को गाली देकर पूरी राजनीति किया है। और परसों उन्होंने अपने बेटे को नौकरी लगी अडानी में, तो मिठाई लेके आए थे कि मेरा बेटा अब सेट हो गया। मैंने कहा कि भगाना है देश से कि अपनाना है? तो बोले बैठ सर, वो सब आप भी बात करते हैं, वो राजनीति का अलग चीज है, जीवन का चीज है। हम कहे हाँ, तब ये बात सही है। जनता नहीं समझती है ना, नेता तो समझते ही है। नेता तो एक दूसरे को गाली देते हैं, न्यूज रूम में झोटा झोटी कर लेते हैं, बाहर जाके फिर कॉफी हाउस में बैठ के हाँ हाँ ही करते हैं। देखो, तो ये तो हाँ, चलता ये रहता सब है। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, और दर्शकों को आनंद आएगा और बहुत सारी जानकारियां भी उनको मिलेंगी आपके माध्यम से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।